नमस्कार, मैं अमित बनर्जी और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी विषय पर आपके समक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूँ और मेरा आपसे करवत प्रार्थना है कि इसको ज़रूर सुनिएगा और इसके बारे में जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा या मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, आप चाहें तो उसमें भी दे सकते हैं और इसको मैं यूट्यूब में पोस्ट कर रहा हूँ। ये विशेषकर वो बात है जो आज के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के है और उनके लिए है जो कर्मी है, स्पेशली जो बैंक के रिटायर्ड लोग हैं, बैंक के ऑफिशियल्स हैं और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लोग हैं, जो कार्ड धारक हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मैं बैंक पे फोकस इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ एज ए मैनेजर और इसके अलावा तमाम लोग हैं जो बैंक के हाई ऑफिसर रिटायर हुए हैं और वो सब जानते हैं मैं कैनरा बैंक से रिटायर हुआ हूँ। पहले सिंडिकेट बैंक में था, मर्ज हो गया, कैनरा बैंक हो गया। अब ये मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में है जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, टीपीए के अंतर्गत में, वो उसके अंतर्गत में जो एग्रीमेंट हुआ और इसके पहले जो होता आ रहा है और जो पिछले वर्ष का जो राशि था जो और इस वर्ष की जो राशि है कितना बढ़ चुका है, लगभग 33% का ये वृद्धि हो चुका है। अगर मैं अपने बारे में बोलूं, पिछले साल जो मैंने पॉलिसी लिया था 4 लाख बेस पॉलिसी था और 5 लाख टॉप अप पॉलिसी था, दोनों मिला के शायद अप्रॉक्सीमेटली 44,000 दिया होगा, दोनों मिला के फैमिली वोटर पॉलिसी। अब की वही 4 लाख बेस पॉलिसी है मिनिमम ऑफिसर्स के लिए, वो 57,000 रुपये करीब है या 54,000 और टॉप अप अगर लेते हैं तो वो शुरुआत उसकी 3,000 से होती है। तो यानी कि मैंने अब की बार 4 लाख और 2 लाख का टॉप अप लिया, साथ में 6 लाख की पॉलिसी जो मुझे मिला उसके लिए मेरे 64,099 रुपये दिए। और अगर कोई मैक्सिमम लेता है 4 लाख और 5 लाख का तो उसको 72,000 के ऊपर का ये राशि देना पड़ा है। रिटायर्ड बैंक का पेंशनर जो है, आज बैंक के पेंशनर्स की क्या हालत है सब कुछ मालूम है। कितना पत्र लिखा जा रहा है, प्रधानमंत्री को लिखा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा जा रहा है, IABA के द्वारा तमाम मीटिंग्स हो रही है। इसी विषय पर अभी आखिरी बार 22 तारीख को मीटिंग हुई थी और 25 तारीख इसकी आखिरी तारीख थी। 27 तारीख को पैसा डेबिट हो गया। और ये जो कार्ड है हमारे हाथ में, जो नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा हमको MD इंडिया का कार्ड दिया गया है, उसका डेट समापन 21-22 का 31 अक्टूबर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नए स्कीम में आते हैं जो कि 22-23 का होगा, जिसके लिए पैसा ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। कितनी ज़्यादा राशि हम दे चुके हैं जबकि उसमें मिलना कुछ नहीं है। कितने लोग क्लेम करते हैं। मैं आपको फोकस वो बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी बात ये है, जो आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 21% से ज़्यादा लोग जो बैंक के रिटायर्ड लोग हैं वो विदेश में रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उन लोग यहाँ पे इनसिक्योर फील करते हैं। और ये डोमेस्टिक पॉलिसी जो ईडा के अंतर्गत में आता है, ईडा से सब वाकिफ आप लोग हैं, जो इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है डेवलपमेंट जिसको ईडा कहा जाता है, वही सारे को गवर्न करता है। हमारे चीज़ को मेडिक्लेम पॉलिसी जो होता है वो ईडा ही करता है और ईडा के द्वारा ये पैसा लिया जाता है टाई अप के द्वारा, नेशनल इंश्योरेंस और MD इंडिया। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ये पॉलिसी सिर्फ भारत में ही एप्लीकेबल है। जो व्यक्ति विदेश में है, अगर मैं विदेश में जाता हूँ तो ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मुझे एक पॉलिसी अलग से लेना पड़ेगा। तो जब मेरा प्रश्न ये है, जब मार्केट में ओवरसीज पॉलिसी के लिए दूसरी कंपनी प्राइवेट
वो देने के लिए तैयार है। 1 लाख US डॉलर्स की पॉलिसी आपको करीब 54,000 में मिल जाएगा। तो हमारा ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो टाइप है या जो IBA कर रहा है, तो उसका जो है ओवरसीज पार्ट को, कंपोनेंट को क्यों नहीं लिया जाता है? हमारे देश के जो लोग अब्रॉड में जाते हैं, कभी कभी विजिट करते हैं अपने बच्चों के पास में, तो वो तो बेचारे बेकार हो जाएंगे ना इनकी पॉलिसी। वो किसी काम का नहीं आएगा, वो कोई प्रोराटा बेसिस पे तो है नहीं, कोई मंत्री तो है नहीं। हमको एक बार भी एक मुश्त में ये राशि देना होता है। शायद अगर मंत्री हो तो बात अलग हो, लेकिन एक मुश्त में ये राशि देना पड़ता है। और मैंने फेसबुक में द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ईमेल तमाम लिखा, ईडा को लिखा है, ओबर्जमैन को लिखा है, बैंक के चेयरमैन को लिखा है, वित्त मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है। अब जवाब आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। 31 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख। तो सुझाव ये है कि जो इंश्योरेंस की राशि है मेडिकल का, उस कंपोनेंट को, ओवरसीज वाला जो पार्ट दूसरे कंपनी प्राइवेट वाले कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को भी जोड़ा जाए। एक रिव्यू कमेटी बैठा जाए इमीडिएट 31 अक्टूबर के पहले। इस आखिरकार ये पैसा किसको जाएगा? मेडिकल कंपनी को तो जाएगा। अगर मैं अलग से कंपनी से लेगा प्राइवेट का, तो पैसा तो उसी को मिलेगा। एक एडिशनल सुपर टॉप हो, ओवरसीज टॉप अप हो, तो ये करने से कितना लोगों को फायदा होगा? जो विदेश में लोग हैं या जो विदेश में अक्सर जाते रहते हैं, उनको ये पैसे की राशि मेडिकल क्लेम हो सकता है। जहाँ तक CGHS की बात हो रही थी, उसको भी मैं बताना चाहूँगा। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के कार्ड धारक है, उनको भी सुविधा सब कंट्री में नहीं प्राप्त होती है। उनके भी आर्टिकल एक रूल है 1944 का, उसके रूल के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से परमिशन लेने के बाद तब मेडिकल सर्विसेज का अब्रॉड का जो ट्रीटमेंट है वो रिइंबर्समेंट होता है। और सबसे मज़ेदार जो बात है कि हमारे 10 जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में हैं, 10 कंट्री ऐसे हैं जिनका कोई पैसा नहीं लिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। और सारे कंट्री, चाहे टोटल UK का ले लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। चाइना की आबादी देख रही है करीब आज अगर लेते हैं, आंकड़ा सेंसस का नहीं हुआ है, मान लेते हैं 142 करोड़ प्लस की आबादी है। वहाँ पे टोटल मेडिकल सिस्टम फ्री है। हमारे देश की आबादी 141 करोड़ का टच कर रहा है। वहाँ का मेडिकल क्या है? सारे चिकित्सा के लिए पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पे नहीं है। हमारे बड़े बड़े MPs MLA लोग हैं, कोई सिंगापुर ट्रीटमेंट कराने जा रहा है तो कोई अमेरिका जा रहा है, देश खर्चा दे रहा है उसका। तमाम ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि 14 साल तक एम्स में हैं और सारा पैसा सरकार ने दिया है। कहाँ से आ गया पैसा? हमारे टैक्स का पैसा है वो। तो सवाल इस बात का है, क्यों नहीं सरकार इस बात को ध्यान देता है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, क्या वो भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत सरकार या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री इस बात को नहीं देख सकते? इस बात को ध्यान देने योग्य है। और मैंने बीड़ा उठाया और मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, आने वाले इलेक्शन में 2024 में वोट ही न दें। जब हमारे बारे में कोई सुरक्षा के बारे में सोचता नहीं है, हमारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता है, हमारे पेंशन के बारे में नहीं सोचता है। आज बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम पेंशन मिलता है। हम 50,000 का आंकड़ा टच करने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं समय किसी की बात सुनने के लिए। तो सवाल इस बात का, मैं क्यों वोट दूं? और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, क्यों आप वोट दें? और मेडिकल इंश्योरेंस की बात है, जैसे मैंने कहा कि ओवरसीज का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये 31 अक्टूबर के पहले जो हमारा अमेंडमेंट पॉलिसी है, उसको गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। इस पर विचार करिए आप लोग सब ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट झुक नहीं सकता है। और आप चाहें, सब लोग मिलकर चाहें तो ज़रूर झुक सकता है।
मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं लंदन में था एक नया पैसा नहीं दिया था दवाई का, सीनियर सिटीजन का टोटल दवाई फ्री था। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जो औषधि केंद्र, बहुत अच्छी सुविधा है। ये सुविधा के बारे में मार्केटिंग लोगों को नहीं मालूम है। जो जेनरिक दवाइयाँ हैं बहुत सस्ती मिलती हैं। तो इसी तरह जो स्कीम प्रधानमंत्री लाए हैं, तो कृपया करके हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री को कि हमारे मेडिकल इंश्योरेंस को ओवरसीज के साथ में जोड़े, उसको रिवाइज करे, एमेंड करे और सुपर टॉपअप दे करके दोनों को क्लब करते हुए हम लोग को ये सुविधा प्रदान करें और कार्ड को, इस चीज़ को हमें ऐसा कुछ दें जिसमें हम सिक्योर, सेफ हो और भारत देश को हमेशा हम सलाम करते रहें। मैं अमित बैनर्जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9450025331। मेरा ईमेल आईडी है AMIT अमित बैनर्जी BANERJEE55@yahoo.com। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।